अगर पहले चैप्टर पढ़ रखा होगा तो तुम्हें पता होगा ये क्या है, और अगर नहीं पढ़ा है तो वही तो समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान से आराम से सुनो। सबसे पहले देखो, हम लोग ना अकेले तो है नहीं इस दुनिया में सांस लेने वाले, हमारे साथ में पेड़ पौधे भी हैं जो जिंदा हैं, अलग अलग टाइप की स्पीसीज हैं, डिफरेंट वैरायटीज के हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस छोटे मोटे बैक्टीरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, फंगाई देखने को मिलते हैं, प्लांट्स की भी अलग अलग तरीके की हम लोगों को डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। तो ये सब हमारे साथ रह रहे हैं। अर्थ पर सिर्फ ह्यूमंस तो है नहीं। तो जो पहला पैराग्राफ है ना, इसमें यही बताया गया है कि सिर्फ हम ही लोग नहीं रहने वाले, यहाँ पर और भी अंदर हैं जो सांस ले रहे हैं। हमारी एनसीईआरटी शुरू ही एक फोक सॉन्ग से करती है, ठीक है, इसको सब लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लेप्चा फोक सॉन्ग यहाँ पर तुम्हें दिया गया है। इस पूरे सॉन्ग का मतलब है कि भाई जो ये कम्युनिटी है ना, लेप्चा कम्युनिटी, वो थैंक यू कह रही है। किस चीज के लिए? माउंटेन्स के लिए, रिवर्स के लिए, जंगलों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, एनिमल्स के लिए। एक तरीके से ये हमें बता रही है कि जो हमारा जीवन है वो इन सब लोगों के वजह से है, इन सब चीजों के वजह से है। और पहले पैराग्राफ में अंग्रेजी में यही लिखा हुआ है कि जो हम लोग जो ह्यूमंस है वो हम अकेले नहीं है इस पूरे अर्थ में सांस लेने वाले, हमारे साथ मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं जो इस प्लेनेट अर्थ पर जिंदा है, और उन्हीं के वजह से हम भी जिंदा है। हमारी जो पहले पैराग्राफ में बात हो रहा है इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, जिसे सिंपल भाषा में इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम तुम्हें पता नहीं होगा, टीचर बता देते हैं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम तुम्हें समझ नहीं आता है। देखो सिंपल भाषा में, ये जो लिविंग क्रीचर्स है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हम, तुम, तुम्हारा कुत्ता, तुम्हारी बिल्ली, तुम्हारे क्रश की बिल्ली, सब लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम लोग मिलकर जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जैसे कि हमारा पानी हो गया, जैसे कि हमारा माउंटेन हो गया, सॉइल हो गया, इन सबके साथ मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं जो कि फंक्शनिंग होता है, जो एक दूसरे को सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है। कैसे? जैसे देखो, पानी है, पानी नॉन लिविंग है, इसमें बैक्टीरियाज, मछली सब जीवित है, ठीक है। अब बैक्टीरियाज और मछली क्या कर रही हैं? पानी को साफ कर रही है, ठीक है, वो खुद भी जिंदा रह रही है, साफ कर रही है। अब ये जो कंगारू है ये पानी पीने आया है, पानी बैक्टीरियाज और मछली ने साफ करके रखा है, वो पानी पिएगा, ठीक है, इससे वो जिंदा रहेगा। जिंदा रहने के साथ साथ में वो एक टाइम ऐसा आएगा जब बेचारा मरेगा, ठीक है, तो वो उसका जो डाइजेशन डिकेइंग मैटर है वो किसी घास को, किसी पेड़ को जन्म देगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, ठीक है। पेड़ जो बड़ा होगा तो वो एक तरीके से हमारा ऑक्सीजन है उसको बनाएगा, जनरेट करेगा, जो आगे चल के इसी के जैसे बाकी एनिमल सांस ले रहे होंगे, हम तुम सांस ले रहे होंगे इसी ऑक्सीजन का। और फिर इसके बाद में पेड़ जब एकदम खराब हो जाएगा तो वो डाइजेशन डिकेइंग मैटर बनाएगा। कुछ कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे सॉइल का, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। एक तरीके से हर एक जो लिविंग क्रीचर है वो एक दूसरे के लिए एक फंक्शन का काम कर रहा है, जिससे कि जो ये लाइफ का जो प्रोसेस है वो चलता रहे। उसमें हम लोग भी एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। हम लोग वैसे इस पूरे इकोसिस्टम को तबाह करने का ही काम करता है। सेकंड पैराग्राफ में एनसीईआरटी यही कहती है कि हम लोग अपनी जो हमें जो मिला हुआ है ना, जो इतनी डाइवर्सिटीज मिली हुई है, उसे हम लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम लोग उसको ओवर यूज करते हैं। इसी वजह से अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेस में है। अच्छा, यहाँ पर एक और शब्द है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जो यहाँ पर एक स्पेशल कॉलम में तुम्हें दिया हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब है, बायो मतलब होता है बायोलॉजिकल, जो जिंदा है, और डाइवर्सिटी मतलब होती है विविधता, मतलब डिफरेंस। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एक स्पीसीज में हम लोग को अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने के मिल जाते हैं। जैसे कुत्ते की मान लो अलग अलग ब्रीड्स तुम्हें पता है, तो वो सब क्या है? डाइवर्सिटी ही तुम्हें, एक कुत्ते की अलग अलग प्रजाति तुम्हें पता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास पेड़ों की अलग अलग प्रजाति है, ऐसे ही हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी मिलियंस ऑफ प्रजातिज हमारे दिमाग में है, हमें पता है, हमने पढ़ रखा है। और हम लोग लकी हैं कि हमारे देश इंडिया एक वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज है, जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग को वैरायटीज देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा लिविंग क्रीचर्स की डाइवर्सिटीज हम लोग को देखने को मिलती है। अच्छा, और एक और बात है कि अब तक जितना हमारा साइंस डेवलप किया है ना, इससे जितने हमें अभी पता है कि लिविंग क्रीचर है अर्थ पे, उससे दुगने से तिगने तो अभी हम लोगों ने डिस्कवर ही नहीं किए। जो हमारी
प्लांट्स की लाइफ्स हैं, कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हम लोग अब तक खोज ही नहीं पाए, उनके बारे में हमें पता ही नहीं है। जो हमारा अंडर वाटर लाइफ है उसके बारे में हम लोग को पता ही नहीं, क्या पता यीटी बैठा हो समुद्र के अंदर, अभी किसको पता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो हमारा 2 से 3 गुना जो हमारा डाइवर्सिटीज है वो हमें अभी तक पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि सिर्फ हम ही लोग नहीं है जो इस पूरे प्लेनेट अर्थ पे जिंदा हैं। तो ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, सबसे ज्यादा दिमाग हमारे पास है, इसी वजह से हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें एक्सप्लॉइट ना करें। लेकिन हम लोग जाने अनजाने में इन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, इन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कैसे? देखो, आजकल के टाइम पर तुम लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ है ना, उनका एक तरीके से हैबिटेट लॉस हो रहा है। हैबिटेट मतलब होता है रहने वाली जगह। ठीक है, तो जो हमारे जंगली जानवर है उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारी वजह से। क्यों? क्योंकि हम लोग जंगल काट के मॉल बना देते हैं। हंटिंग होती है, पोचिंग होती है। पोचिंग मतलब होता है कि जानवर के किसी एक हिस्से के लिए, सींग के लिए, चमड़ी के लिए उसको मारना, उसे पोचिंग कहते हैं। ठीक है, झुकेगा नहीं साला। इसके बाद में ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, पॉइजनिंग होती है, फॉरेस्ट फायर होती है। इन सब से जो हमारे लिविंग क्रीचर्स हैं, वाइल्ड लाइफ के जो लोग हैं वो तबाह हो रहे हैं, पेड़ तबाह हो रहे हैं, एनिमल्स तबाह हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जरूरत है, हमारी ये नीड है कि हम इन्हें कंजर्व करें। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना कि हम लोग एक दूसरे की वजह से जिंदा है। अगर तुम मछलियों को मार दोगे तो पानी गंदा हो जाएगा, फिर पानी कहां से पियोगे? अगर तुम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार दोगे तो ये जो तुम्हारा साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, तो वो कहां से लाओगे? तो बेसिकली किसी भी हम लोग ऑर्गेनिज्म को खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर वो खत्म हो गए तो आगे चल के हमारी भी एक्सटिंक्शन की नौबत आ सकती है। इसी वजह से ये जरूरी है कि हम लोग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, डिफरेंट डाइवर्सिटीज को कंजर्व करके रखें। अब एग्जाम में ना क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ क्यों हमें अपनी ये कंजर्वेशन करने की जरूरत है। कंजर्वेशन मतलब बचाना। ठीक है, हम क्यों डिफरेंट डाइवर्सिटीज को, आसपास की वाइल्ड लाइफ को बचा कर रखते हैं, ये बताओ। 3 नंबर के लिए आ सकता है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स में आ रखा है। पहला रीजन, ठीक है, 5 पॉइंट बता रहा हूं, 3 पॉइंट लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे। पहला रीजन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि ये लोग एयर क्वालिटी, क्लाइमेट, वाटर सिस्टम, सॉइल हेल्थ, इन सब को मेंटेन करते हैं। जितने भी जिंदा प्राणी है वो एक सिस्टम में है जिसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, और उनसे ही ये जो हम लोग जिंदा है वो हो पा रहा है। इसके बाद में लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, प्लांट और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो एक तरीके से एक दूसरे को जिंदा रहने के लिए सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से मैंने तुम्हें अभी बताया कि एक दूसरे का जीवन ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। अगर कोई एक प्राणी मर जाएगा तो हम लोग भी एंड में मर जाएंगे। तीसरा, इकोनॉमिक वैल्यूज। अभी जो हमारे पास वुड्स हैं, फ्रूट्स हैं, मेडिसिन हैं, हनी है, गम्स हैं, बैम्बू है, ऑयल्स है, ये सब कहां से आ रहा है? ये सब वाइल्ड लाइफ से तो आ रहा है। अगर वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी तो हमें ये सब भी नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट है मेंटेनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब एवोल्यूशन ने हमें कोई भी चीज सिखाई है तो वो सिर्फ एक चीज सिखाई है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिटेस्ट रहेगा वही जिंदा रहेगा, और ये जो परिवर्तन है यही जीवन का सिद्धांत है। जिंदा रहने के लिए परिवर्तन जरूरी है। तो ये जो जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अगर हम लोगों के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन नहीं होगी तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। और जेनेटिक म्यूटेशन होने के लिए अलग अलग टाइप के जीन्स का, अलग अलग टाइप के स्पीसीज का जिंदा रहना जरूरी है। इसी वजह से जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, इसी वजह से डिफरेंट डाइवर्सिटीज है वो जरूरी हो जाती है। इसके बाद में कल्चरल एंड सोशल इंपॉर्टेंस भी होता है वाइल्ड लाइफ का। जैसे कुछ लोग पीपल की पूजा करते हैं। अब सोचो पीपल एक्सटिंक्ट हो जाए, पीपल इस पूरे दुनिया से सफाया हो जाए, तो बेचारे पूजा किसकी करेंगे? तो यहाँ पर एक तरीके से बहुत बड़ा कल्चरल लॉस हो जाएगा उन लोगों का जो पीपल की पूजा करते हैं। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स, एनिमल्स है ना, वो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग उनकी पूजा पाठ कर रहे होते हैं। तो अगर वो खत्म हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा कल्चरल लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अंग्रेजी का चमत्कार दिखाकर यहाँ पर तुम्हें फ्लोरा एंड फाउना भी दिया हुआ है। ठीक है, फ्लोरा मतलब होता है फ्लावर, फ्लावर मतलब होता है प्लांट्स। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को हम लोग कहते हैं फ्लोरा, और डिफरेंट टाइप के एनिमल की स्पीसीज को हम लोग कहते हैं फाउना। ठीक है, क्लास 10 के बच्चों का स्पेसिफिक नाम अगर तुम ना लो और क्लास 10 बोल दो तो वो एक ही ग्रुप में आ गया ना। तो जितने भी एनिमल्स है वो फाउना हो गए, जितने भी प्लांट्स है वो फ्लोरा हो गए। समझ में आ गया? अब ये जो कंजर्वेशन के मैंने तुम्हें टॉपिक्स बताए हैं ना, 5 पॉइंट्स बताए हैं,
ऐसे ही तुम्हें क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि बताओ कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल, स्टडी द स्टेटमेंट एंड टेल व्हाई वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, 3 पॉइंट्स जो मैंने पीछे 5 पॉइंट बताए उन्हीं में से 3 पॉइंट उठा के लिख दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आंसर राइटिंग होती है। रट के जाओगे 3 पॉइंट तो नहीं याद आएगा, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ में 5 पॉइंट याद करके जाओगे, समझ के जाओगे, तो एग्जाम में इस चोमुट टाइप के क्वेश्चंस को याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, तुम्हें सारे आंसर्स आ रहे होंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं बस ध्यान से सुन लो, सारे क्वेश्चंस बन जाने मैं बता रहा हूं। अब देखो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था ना कि हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हम लोग अलग अलग टाइप की स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। अब ऐसे ही असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है जिससे तुम बहुत ज्यादा डरते हो और कभी नंबर नहीं मिलते, उसकी एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट अरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और रीजन में दिया है द हिमालयाज व्हिच फॉर्म द नॉर्दर्न शील्ड इज रिच इन फ्लोरा एंड फाउना व्हाइल ऑन द अदर हैंड in the western ghats biodiversity is present at its full bloom। ओके, तो हमारे पास में रिचनेस है, ठीक है, असर्शन में है, और रीजन में है कि हिमालय में बहुत सारे फ्लोरा और फाउना पाए जाते हैं। फिर हम लोगों को यहाँ पर घाट्स पर अलग अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। अब एग्जाम में तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बट सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है। तुम्हारा मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें पता चल जाता है कि असर्शन सही है या नहीं, रीजन सही है या नहीं, बस तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो हो रहा है कि नहीं। उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक सुनो, दोनों के बीच में क्योंकि लगा दो। ठीक है, दोनों के बीच में क्योंकि लगा दो, ये राम बार दे रहा हूं तुम्हें, सब टाइप के असर्शन रीजन में काम कर जाएगा। India is one of the world's richest country in terms of its vast array of biological diversity, क्योंकि हिमालय के पास में एक बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी का एक फ्लोरा एंड फाउना की रिचनेस है, और वेस्टर्न घाट्स में भी बहुत सारी रिचनेस है। ठीक है, एक क्योंकि लगाने से, एक बिकॉज लगाने से अगर ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्ट हो रहे हैं तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो यहां पर ये एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि लगाने से ये स्टेटमेंट सही जा रहा है, तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो अब यहां पर श्री सत्यनारायण की कथा स्टार्ट हो चुकी है कि हम लोग बहुत ही रिच हैं फ्लोरा एंड फाउना में, तो ये हमारी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि हम उन्हें कंजर्व करके रखें। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको समझा 1960s और 70s में हमारे देश के लोगों ने, और सोचा कि हमें भी कुछ ना कुछ तो नियम कानून बनाने चाहिए इनके कंजर्वेशन के लिए। तो हम लोगों ने बनाया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ठीक है, बोला था एनसीईआरटी माता के दर्शन करवाऊंगा, लाइन बाय लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो रही है। इस तरफ तुम्हें वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसको तुम्हें लिखना है। अगर नोट्स बना रहे हो ना तो इन पॉइंट्स को दिमाग में बैठाकर शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, ये एनसीईआरटी है, इस पेज में जिस टाइप के क्वेश्चंस, जिस टाइप के पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं उसे ही यहाँ पर मैंने प्रॉपर पॉइंट्स में शॉर्ट करके लिख दिया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो रही है, नोट्स भी बन रहा है और समझ में तो आ ही रहा है। एग्जाम्पल्स के साथ में हम लोग प्यार से समझ रहे होंगे। अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को समझने से पहले इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में समझो। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज वो होती हैं जो बस एक्सटिंक्ट होने ही वाली है। एक्सटिंक्ट मतलब कि वो स्पीसीज जो खत्म हो चुकी हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज ये जिंदा जिंदा है, मतलब एक पैर इनका कवर में है, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी स्पीसीज को एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। इनको बचाने के लिए ही, इनको सुरक्षित रखने के लिए ही ये प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग लीगल एक्शंस बनाए गए कि हाँ, इनके हंटिंग ना हो, इनके हैबिटेट्स मतलब इनके सराउंडिंग, इनके एनवायरनमेंट को बचाया जाए। ठीक है, और इनकी कोई ट्रेडिंग ना हो। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर कानून बनाए गए। यहां पर भी यही लिखा हुआ है। ये वाली सेंटेंस को याद कर लोगे तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, एग्जाम में लिख दोगे। ठीक है, क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज की हंटिंग को रोकने के लिए, उनको लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके हैबिटेट को, उनके ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो प्रोग्राम लाया गया वही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। समझ में आ गया? कब आया था ये याद रखना, 1972 में। 1972 में आया था, ये याद रखना। अब इसके बाद सुनो, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई, और उसके साथ साथ में कुछ
जो हमारे बड़े बड़े एनिमल्स थे ना, उनके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट बनाए गए, जैसे कि बड़े बड़े एनिमल्स लाइक टाइगर, वन हॉर्न, एक सिंघा राइनोसोरस, कश्मीरी स्टैग, वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल। घड़ियाल घड़ियाल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सबसे बड़ा होता है, नॉर्मल क्रोकोडाइल छोटा होता है, घड़ियाल होता है जिसकी ऐसे चोंच जैसा मुंह होता है। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस तुम्हें अगर नहीं बताओ तो ये है। इसके बाद में एशियाटिक लॉयन, एशिया के जितने भी लॉयन, इंडिया में जो भी लॉयन पाए जाते हैं, एशिया में जो भी लॉयन पाए जाता है उसे एशियाटिक लॉयन कहते हैं। इसके बाद में अलग अलग प्रजाति जैसे ब्लैक बक, ठीक है, काला हिरण जिसको बिश्नोई समाज पूछता है, जिसमें हमारे सैल्मन भाई फंसे हुए हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए काफी प्रोजेक्ट बनाए गए। स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी प्रोजेक्ट्स बनाए गए। अब ये सारे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बनाए गए हमारे कुछ एनिमल्स के लिए। ठीक है, यहां पर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाए गए। अब देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ना 2 संशोधन हुए थे, संशोधन, ठीक है, 1980 में और 1986 में। ये याद रखना, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे एनसीईआरटी में भी हमें देखने को मिलेगा। 1980 वाले संशोधन में जो अमेंडमेंट था उसमें 100 बटरफ्लाई की स्पीसीज को, मॉस को, बीटल्स को और ड्रैगन फ्लाई को रखा गया प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने इंसेक्ट्स को भी रखना स्टार्ट कर दिया। और 1991 में हम लोगों ने बवाल ही कर दिया, 6 पेड़ों की स्पीसीज को हम लोगों ने रख दिया प्रोटेक्टेड लिस्ट में। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में पहले बड़े बड़े मेजर एनिमल ही थे, इसके बाद में हम लोगों ने 80 में संशोधन करके इंसेक्ट को रखा, 1991 में हम लोगों ने प्लांट्स को भी रख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। ये था तुम्हारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो भी क्वेश्चन आएगा यही से आना है, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा। अब आओ देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, केस बेसिस स्टडी क्वेश्चन तो आता ही रहता है। ठीक है, तो ध्यान से बस समझ लो। 1973 में हमारे देश के लोगों को लगा, सोशल साइंटिस्ट को लगा कि 55,000 से इनकी जो संख्या है वो 1827 ही रह गई है। मतलब बहुत सारे जो हमारे टाइगर्स हैं उन्हें हंटिंग कर दी गई, उनकी पोचिंग कर दी गई, उन्हें मार दिया गया। ठीक है, तो बस अब 1827 ही हमारे जो टाइगर्स हैं वो बचे हुए हैं। बाकी अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन्हें बचाएं। क्यों? क्योंकि नेपाल ही ऐसी जगह है, नेपाल और इंडिया ही ऐसी जगह है जो 2/3 ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन को अपने पास रखती है। ठीक है, अगर तुम्हें पूरे दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा टाइगर देखने को मिलेंगे तो वही नेपाल और इंडिया में देखने को मिलेंगे। और इंडिया जो हमारे बंगाल टाइगर है वो तो हमारा नेशनल एनिमल है ना, तो उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। तो जो हमारे सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने रिसर्च की और पाया कि ये जरूरी नहीं है कि एनिमल में हम, अगर हमें शेर को बचाना है, टाइगर को बचाना है, अगर हम लोगों को बाघ को बचाना है तो उसमें हमें सिर्फ बाघ को नहीं बचाना है, उसके जो खाने हैं उनको भी बचाना पड़ेगा, उसका जो हैबिटेट है उसे भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो वो सस्टेन कर पाएंगे। अब अकेले टाइगर बचा के करोगे क्या जब उसके लिए खाना बचाओगे नहीं? शेर कितना भी भूखा हो जाए घास तो खाएगा नहीं, खाएगा वो हिरन और अच्छे अच्छे जो प्रेज होते हैं उसके, उन्हें खाएगा। अब उनको भी बचाने की जरूरत है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में ना इन सब बातों का ध्यान दिया गया। इस पेज पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड सफिशिएंट, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रोजेक्ट टाइगर जो मैंने बताया कि उनके हैबिटेट्स को बचाने की जरूरत है, उनकी पोचिंग हंटिंग रुकवाने की जरूरत है, ये सब प्रोजेक्ट टाइगर में बात करी गई। ठीक है, 1973 में इसे लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत कई टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। ठीक है, मेजर टाइगर रिजर्व जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में आ जाते हैं उसको याद करने की जरूरत है तुम्हें। जिम कॉर्बेट, यहाँ पर तुम्हें नेशनल पार्क देखने को मिलता है, सुंदरबन देखने को मिलता है, फिर बांधवगढ़ देखने को मिलता है, सरिस्का देखने को मिलता है, मानस देखने को मिलता है और पेरियार देखने को मिलता है। ये जितने भी नेशनल पार्क और रिजर्व्स हैं ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एक चीज मैं तुम्हें याद करने के लिए कह रहा हूं वो यही है, क्योंकि कई बार ना मैच डे फॉलोइंग में आ जाता है। एटलीस्ट 2-3 याद रख लेना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पर सरिस्का रिजर्व कहाँ पर है राजस्थान में, ये चीजें तुम्हें याद रखने की जरूरत है। इसके बाद में इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लो। क्वेश्चन आएगा, which of the following options represent potential measures that can be taken to mitigate the threats posed on the tiger population and diversity। अब कई बार क्या होता है ना, अपने को इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो मिटिगेट वाला मतलब नहीं समझ में आता है, तो तुम लोग जब अपने क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हैं ना तो वहीं डिप्रेस हो जाते हो कि यार मिटिगेशन का मतलब नहीं पता, अब तो ये आंसर बनेगा नहीं, अब तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं।
तो क्या करना है, कहीं पर भी अगर तुम्हें हार्ड वर्ड देखने को मिले ना तो उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर तुम्हें मिटिगेट मतलब नहीं पता है कम करना, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके पढ़ो। जब एक क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लोगे ना, 2-3 बार पढ़ने के बाद में कोई भी हार्ड वर्ड हो, उसका मतलब तुम्हें अपने आप अंदाजे से तुक्के से मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना अगर किसी वर्ड का मतलब नहीं आ रहा है, ये एडवाइस दे रहा हूं मैं तुम्हें बड़े भैया के नाते, ठीक है। अब यहां पर हम लोगों को 4 ऑप्शंस देखने को मिले हैं, इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है, ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, ये तो भैया सही है। प्रोहिबिटिंग द विजिट ऑफ पब्लिक इनटू फॉरेस्ट एरिया, देखो ये भी एक तरीके से सही है, बट ये स्पेसिफिकली टाइगर के लिए तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये स्पेसिफिकली हमारा टाइगर के लिए तो नहीं हो सकता। बाकी पॉइंट्स पढ़ते हैं। बाकी एस्टैब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, ये सही है। कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये भी सही। अभी इनके बारे में तुम्हें नहीं पता है, अभी आगे चल के नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इनके बारे में ही बात कर रहे होंगे। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है और 3 है और 4 है, 1, 3, 4 है वो सही है। ये कोई स्पेसिफिकली टाइगर के लिए नहीं है, और कई बार हम लोग देखते हैं नेशनल पार्क में लोगों को घुमाने के लिए ले जाया जाता है। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ, लेकिन मेरी भी एक लिमिट है ना, हर एक टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा मैं करवा नहीं सकता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा और कुछ फायदा भी नहीं, क्योंकि हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से तुम्हारी जर्नी है, क्वेश्चन सॉल्विंग की तुम्हारी जर्नी है। मैं तुम्हें प्रॉपर एनसीईआरटी रखवा दूंगा, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। रास्ता दिखाना मेरा काम है, जंग पे तो तुम्हें जाना पड़ेगा पार्थ। इसी वजह से टाइम मैनेजमेंट के लिए और क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए जो तुमने क्वेश्चन बैंक ले रखा है, सैंपल पेपर ले रखा है, उसे प्लीज रखे मत रहो, ठीक है। मैंने भी तुम लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का, मैं बस सोशल और हिंदी पढ़ाता हूँ, हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर और क्वेश्चन बैंक है मेरे पास में। मैं उनको हमेशा अपने टेबल पर रखता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है इनकी इंपॉर्टेंस। तुमने जो लेकर रख दिया है, प्लीज अपने पापा के पैसों को बर्बाद तो मत करो। बहुत हार्ड अर्न मनी से तुम्हें ये सारी बुक्स मिल रही होती है और तुम उसे बस ऐसे रखे रहते हो, किसी काम नहीं आएंगी, बस पैसे की बर्बादी होगी। अगर वो हर साल अभी रखी हुई है, अगर 2 महीने बाद तक रखी रहेगी, फिर इन सब बुक्स को रद्दी में बेचना पड़ेगा, 11th में काम नहीं आएंगी। तो ये जो बुक्स तुमने ली है उनका फायदा उठाओ, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेंगे, उनको सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस से आता है, आंसर राइटिंग से तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से तुम अपने आंसर्स को लिख पा रहे हो। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है। सैंपल पेपर तो लेना ही लेना है, हर एक टीचर कहता है जिस ब्रांड का तुम्हें सस्ते में मिल रहा हो और ये गारंटी हो कि ब्रांड में तुम्हें अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, आंसर की गलती नहीं है, तो वो ले लो। क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कोई एक ब्रांड का बुक तुम्हें बता दूं जिससे कि तुम सस्ते दाम में ले पाओ। डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाना, देखना, जो कोड वगैरह है वो डालकर देखना, अगर सस्ते में मिल रही हो तो परचेज कर लेना, ठीक है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि जब बुक आधे दाम में मिल रही थी तो मैंने लिंक दी थी तुम्हें, अगर डिस्क्रिप्शन में आधे दाम में तुम्हें अच्छे डिस्काउंट में मिल रही हो तो ले लेना, वरना तुम्हें जहां से सस्ती में मिल रही है ले लो, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहीं से भी लो, बस ले जरूर लेना, जिससे कि कम से कम तुम प्रैक्टिस कर पाओ, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत ना हो, क्योंकि नया पैटर्न है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो एक बार सैंपल पेपर सॉल्व करके मॉक टेस्ट देकर जरूर देखना, ठीक है, समझ में आया। और उसके साथ साथ में प्री बोर्ड्स के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें भी मत फेंकना, उनको भी सॉल्व करना, ठीक है। सैंपल पेपर के बुक्स, ये सारी बुक्स तो रहती हैं, साथ में प्री बोर्ड वाले क्वेश्चंस भी अपने को मिस नहीं करने हैं, उनको भी सॉल्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, जहां से हो सके, जितनी भी बुक्स मिल सके, जितने भी क्वेश्चन पेपर मिल सके, बस बनाते रहो, आंसर्स बनाते रहो, बस बनाओ, क्योंकि बनाओगे तभी लिखने में आएगा, तभी आंसर राइटिंग होगी, तभी मैनेजमेंट आएगी, ठीक है। अब आओ पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद में जैसा मैंने तुम्हें बताया, ये जो नेशनल पार्क है इनको याद कर लेना, यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने तुम्हें पिछले स्लाइड में ऑलरेडी दे दिया, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, हमें ना ये जो वही जो अमेंडमेंट हुए थे वो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बात बता दी है। तो एनसीईआरटी के पूरे तुम्हें लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पता चल रही है, तो आराम से बस इस वीडियो को देखो। अब देखो, इसके बाद में जब भी हम लोग एक प्रॉपर प्रोग्राम की बात करते हैं ना, तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, हम लोग अलग अलग टाइप्स बनाते हैं, जिससे हमें खुद पता चल पाए कि हाँ कौन सा फॉरेस्ट किस टाइप का है, कौन सी चीज किस टाइप की है। तो फॉरेस्ट को भी हम लोग यहाँ पर अलग अलग टाइप में बांटते हैं। मेजरली 3 टाइप में हम लोगों ने अपने फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया है। जो जंगल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, जो हमारे पास टोटल फॉरेस्ट लैंड है ना, उसमें से
आधा हमारा रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होती है? ऐसा इलाका जहां पर बहुत सारा जंगल है। तो गवर्नमेंट गई वहां पे अपना खूंटा गाड़ा और कहा कि अब इतना पोर्शन रिजर्व है, यहाँ पर कोई आके पेड़ नहीं काट सकता है, यहाँ पर कोई आकर दखल अंदाजी नहीं दे सकता है, यहाँ पर जो एरिया है वो रिजर्व करके रखा गया है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया रिजर्व फॉरेस्ट का। दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब ये जो रिजर्व फॉरेस्ट थे वो तो बड़े बड़े जंगल थे। इसके बाद में ना कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर पेड़ों के साथ में बहुत अन्याय होता है, झुकेगा नहीं साला जैसे लोग वहां पर तस्करी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जंगल जिनको बचाने की जरूरत है, जिन पे प्रोटेक्शन किसको देते हैं? जिसको कोई दिक्कत होती है, जिसके लाइफ को खतरा होता है, उसे ही तो प्रोटेक्शन देती है। तो ये जो हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो ऐसे फॉरेस्ट है जहां पर गवर्नमेंट आकर अपने बैरियर्स लगाकर उन पर निगरानी करती है और उनकी तस्करी को रोकती है, पेड़ों को कटने से रोकती है और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, और थर्ड है हमारे अनक्लास्ड फॉरेस्ट। जंगलों में हमेशा हर जंगल तो बड़ा बड़ा जंगल होता नहीं है। शहरों में तुम्हें आसपास कहीं बैरन लैंड में, वेस्ट लैंड में तुम्हें देखने को मिल जाते हैं कि हाँ कुछ पोर्शन में पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आएगा। ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट सी मत समझना क्लासलेस फॉरेस्ट, इसका मतलब होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जो हम लोगों को ऐसे छोटे छोटे पैचेस में देखने को मिलते हैं। तो सबसे मेन हमारे हो गए रिजर्व फॉरेस्ट। यहाँ पर देखो तुम्हें हर एक टाइप से 3-3 पॉइंट्स दिए हैं। डिफरेंशिएशन के लिए क्वेश्चन आ जाए तो यहां से बना लोगे। ठीक है, अगर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए तो यहां से बना लोगे। रिजर्व फॉरेस्ट में 50% ऑफ भी जितने भी हमारे पास फॉरेस्ट हैं वो सब हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं। यहाँ पर उनको काटना, अपने भेड़ बकरियों को चराना या फिर वहां पर जाकर कुछ भी करना वहां पर प्रोहिबिटेड होता है। अगर तुम्हारे पास स्पेशल परमिशन होगी तभी तुम वहां पर कुछ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये कहां पे होते हैं? जैसा मैंने कहा गवर्नमेंट ऐसी जगह पे गई जहां पे ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा फॉरेस्ट था। तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जितना फॉरेस्ट है उसका 75% हिस्सा हमारा परमानेंट फॉरेस्ट है। ठीक है, परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन दोनों को मिलाकर अगर हम लोग कहते हैं तो हम लोग उन्हें कहते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही है और मध्य प्रदेश में जितना भी फॉरेस्ट है 75% जो एरिया है वो हमारा परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर में ही आता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हम लोग को देखने को मिल जाता है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाता है, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जो ट्रॉपिकल रीजन्स हो गए और जो नॉर्दर्न रीजन्स हो गए, हिमालयन रीजन्स हो गए, वहां पर हम लोगों को यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इन स्टेट्स के नाम सुन के ही तुमको हरा हरा फील होता है। ठीक है, अब इसके बाद में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखो। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसे हैं जितने भी हमारे पास फॉरेस्ट है उनका 1/3 फॉरेस्ट हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। ठीक है, तो 1/3 जो हमारे पास में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसमें जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, ग्रेजिंग वगैरह और कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, टूटी फूटी लकड़ियां जोड़ना ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, वो हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का सुपरविजन उसमें होता है। गवर्नमेंट रेगुलेट करके रखती है कि वहां पर कोई तस्करी ना हो रही हो, वहां पर पेड़ों को बचाया जा रहा हो। ठीक है, यहाँ पर स्टेट्स कौन कौन से? बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, तो इन स्टेट्स का नाम ही सुनकर तुम्हें लग जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर पेड़ों को काटा गया। यहाँ पर जो हमारे फॉरेस्ट थे उनको काटा गया, उनको खत्म किया गया। इसी वजह से उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ी। इसी वजह से यहाँ के फॉरेस्ट को हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में रख रहे हैं। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट क्या होते हैं? अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं? इसमें हमारे जो भी फॉरेस्ट होते हैं वो एक तरीके से छोटे छोटे पैचेस में होते हैं। यहाँ पर वो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं, किसी की प्राइवेट बाग है तो वो भी यहाँ पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आ जाएगी। ये हमें नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, गुजरात के कुछ हिस्सों में देखने को मिल जाता है। तो ये थी हमारी पूरी कहानी 3 टाइप के फॉरेस्ट की। अब ये जितने भी एक्शंस हैं, अब तक हम लोगों ने जितने भी प्रोजेक्ट पढ़े, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा और ये जो फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन पढ़े, ये सभी हमारे गवर्नमेंट ने किए हैं। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है जिससे जो कंजर्वेशन है, जो बचाव है हमारी वाइल्ड लाइफ का, वो हो रहा हो। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है कि हमारी जो
कम्युनिटीज हैं वो किस तरीके से कंजर्व कर रही होती है फॉरेस्ट को। अगर सिंपल भाषा में कहूँ ना तो 5 कम्युनिटीज का यहाँ पर हमें जिक्र देखने को मिलता है। एक एक कम्युनिटी को समझ जाओगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं रहेगा तुम्हारा जो कट रहा हो इस चैप्टर से। समझो, पहला है सरिस्का। सरिस्का हमारा राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने माइनिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, ठीक है। ये एनसीईआरटी है और ये पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लोगे तो एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाएगी। राजस्थान में है सरिस्का, जहां पर माइनिंग एक्टिविटीज के खिलाफ लोगों ने कहा कि हम लोग यहाँ पर माइनिंग नहीं करने देंगे, हम लोग पेड़ को बचाएंगे। तो यहाँ पर पहला सरिस्का में क्या हुआ था कि लोगों ने माइनिंग के एफर्ट्स को रोक दिया था, ठीक है, समझ में आया। दूसरा अलवर डिस्ट्रिक्ट। अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में क्या हुआ था कि लोकल कम्युनिटीज ने मिलकर 1200 हेक्टेयर लैंड को भैरवदेव दाकर सेंचुरी के नाम से एक तरीके से अपने ही से उन्होंने कह दिया कि अब ये एक सेंचुरी है, ठीक है, जो होता है नहीं अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो उन्होंने कहा कि हमारे ये जो 1500 एकड़ की जमीन है वो हम आज से इसको भैरवदेव दाकर सेंचुरी के नाम से मानेंगे। और यहाँ पर उन्होंने जो पेड़ों को काटना है, जो हंटिंग है, ये सब बैन कर दिया। एक जैसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वैसे ही उन्होंने 1200 एकड़ लैंड को, 1200 हेक्टेयर लैंड को ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात है। इसके बाद में तीसरा मूवमेंट और बहुत ज्यादा फेमस मूवमेंट है चिपको मूवमेंट। ये हिमालयाज में हुआ था। यहाँ पर ना 1970s के टाइम पर काफी पेड़ काटे जा रहे थे, तो लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया था और ऐसे चिपक गए थे। इसमें क्या हुआ था, उन्होंने कहा था जब पेड़ काटना है तो हमें काटो। इससे जब लोग थे ना उन्होंने पेड़ों को तो बचाया ही बचाया, साथ में लोग इतना कनेक्टेड फील करने लग गए ना पेड़ों से कि वहां पर एफॉरेस्टेशन भी हुआ, वहां पर पेड़ लगाए भी गए, ठीक है। तो जो एनवायरनमेंट है वहां पे बहुत बेटर हो गया, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई। इसके बाद में है बीज बचाओ आंदोलन, जो तहरी में हुआ था, ठीक है। बीज बचाओ आंदोलन, अब इसको थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। लोग इसको समझते नहीं, बच्चे समझते नहीं है तो याद करना पड़ जाता है। देखो, हर साल जो खेती होती है ना वो बीज से होती है, ठीक है। अगर बीज तुम्हारे पास नहीं होगा तो वो प्लांट तुम नहीं उगा पाओगे। अब पहले के टाइम पर क्योंकि अब हाइब्रिड क्रॉप, कमर्शियल क्रॉपिंग होने लग गई थी, तो जो बीज थे वो धीरे धीरे खत्म होने लग गए। अब तुम्हें मान लो अगर कोई कमर्शियल क्रॉप है तुम्हारे पास में तो लोग वही बोने लग गए। तो जो वहां की नेटिव क्रॉप्स है ना, जैसे गेहूं के भी 4-5 वैरायटीज होती है, चावल के भी 5-6 वैरायटीज होती है नॉर्मली जो हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग अपनी वैरायटीज को कंजर्व करके रखते ना तो आज हमारे पास राइस की 2000 से ज्यादा वैरायटीज थी जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही। तो ये बीज बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया, जिसमें लोगों को कहा गया, फार्मर्स को कहा गया कि भले ही आप कमर्शियल क्रॉप की खेती करो लेकिन कुछ पोर्शन में बीज को बचाने के लिए, क्योंकि अगर बीज को बोओगे नहीं तो वो 2-4 साल में खराब हो जाएगा। तो कहा गया कि कुछ पोर्शन ऑफ लैंड में अपने जो बीज है अलग अलग टाइप के प्लांट्स के उनको बो दिया करो, जिससे अगले साल के लिए बीज बन जाए, ठीक है। जो चावल का बीज क्या है, चावल ही तो है, तो एक बार बो दो फिर इसके बाद अगले साल तुम उससे वापस उगा पाओगे। तो ये बीज बचाओ आंदोलन था जो तहरी में शुरू हुआ था, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करने के लिए भी मना किया गया, फार्मर्स को कहा गया कि इससे बीज खराब हो जाता है, इनका यूज ना किया जाए। फिर इसके बाद नवदन्या मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नवदन्या मतलब होता है, देखो संस्कृत में नवदन्या का मतलब होता है 9 दाने, 9 सीड्स। तो इसमें भी लोगों को कहा गया कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो अलग अलग टाइप के जो फार्मिंग के क्रॉप हैं, इन्हें हमें कंजर्व करके रखने की जरूरत है। सिर्फ कमर्शियल क्रॉप्स के पीछे मत जाओ, इनको भी हमें कंजर्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये 5 टाइप के मूवमेंट्स थे जो हमारी कम्युनिटीज ने लिए, जिनकी वजह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हुआ। एग्जाम में 3 नंबर के लिए और 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मिला के पूछ देते हैं कि बताओ गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है और कम्युनिटीज ने क्या क्या किया है, ठीक है। तो ये पोर्शन हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। और ये है घड़ियाल वो पतले चोंच वाला जो मैंने कहा था, ठीक है। अब इसके बाद में ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सैक्रेड ग्रूव्स का। ये भी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये तुम्हारा बेसिकली आ जाता है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में, ठीक है। तो सैक्रेड ग्रूव क्या होता है पहले ये समझो। सैक्रेड मतलब होता है पूजनीय, ग्रूव मतलब होता है हमारी वनस्पतियां, जो पेड़ पौधे हो गए। तो कई इलाकों में क्या होता है कि बेसिकली मतलब सबसे ज्यादा ये ट्राइबल कम्युनिटीज में होता है कि लोग पेड़ों को पूजते हैं,
आप किसी पेड़ को पूजोगे तो उसे काटोगे नहीं, उसको बचाओगे, ठीक है। जैसे तुम अपने नॉर्दर्न साइड में पीपल को देखते हो, लोग पीपल के पेड़ को काटते नहीं है, कहते हैं कि ये पूजनीय है। तो एक तरीके से ये भी तो एक कंजर्वेशन का तरीका हुआ। छोटा नागपुर में हम लोगों को महुआ पूजनीय देखने को मिल जाता है। लोग टर्मरिंड की पूजा करते हैं, मतलब हमारे हल्दी की पूजा करते हैं। इसके बाद में मैंगो की पूजा कर रहे होते हैं। तो ऐसे पेड़, ऐसे वनस्पतियां जिनको पूजनीय मान लिया जाता है, तो उससे भी हमारा कंजर्वेशन हो जाया करता है। तो ये एक पॉइंट है जो कम्युनिटी कंजर्वेशन में भी तुम ऐड कर सकते हो। इसके बाद में जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उन्होंने सोचा कि लोकल कम्युनिटीज तो चाहते ही हैं कि कंजर्वेशन हो, तो क्यों ना उनको मिला लिया जाए, क्यों ना दोनों को एक टीम में कर लिया जाए। तो उड़ीसा में पहली बार जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1988 में। ये क्या था? ये इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, जिसमें वो लोग लोकल लोगों से डिमांड करते थे कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म करें, मतलब गवर्नमेंट का साथ दे और एक दूसरे के सपोर्ट से जो फॉरेस्ट है उसको बचा ले। तो उड़ीसा में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1988 में। ये डेट याद रखना और जगह याद रखना, उड़ीसा, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्कर के लिए तुमसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे पहले कहां पे स्टार्ट हुआ था। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट दिस प्रोग्राम। ठीक है, ये पहले आ चुका है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग रिलेशनशिप between friends forest groups and forest department on the basis of mutual trust and jointly defined roles responsibilities for forest protection. ठीक है, for forest protection and development. Odisha was the first state to adopt this management program. ठीक है, तो उड़ीसा ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। इसमें अगर तुम फीचर्स की बात करो तो इसमें क्या होता है ना कि गवर्नमेंट जो लोकल वहां की बॉडीज होते हैं, लोकल लोगों को कहते हैं कि आप हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करो, एक इंस्टीट्यूशन बनाओ, अगर कोई घुसपैठिया करता है तो वो हमें बताओ और फॉरेस्ट को कंजर्व करने में हमारी हेल्प करो। तो जो गवर्नमेंट बॉडी रहती है और जो लोकल लोग रहते हैं वो मिलकर यहाँ पर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। उससे लोगों का क्या फायदा होता है? जो हमारी गवर्नमेंट होती है उन्हें लोकल लोग मिल जाते हैं फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए, और जो लोकल लोग रहते हैं उनको थोड़े बहुत बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट उन्हें अलाउ कर देती है कि अगर कोई सूखी लकड़ी है तो उसे उठा के लेके चले जाओ, अपने गाय भैंसों को चराने के लिए अलाउ कर देती है कि हाँ आप लोग अपने गाय भैंस चरा लो। ठीक है, तो यही है बेसिकली हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। और इसी के साथ हमारा ये जो सत्यनारायण की कथा है, ये जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि हम लोगों ने ये चैप्टर धमाकेदार तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आखिर में हमें बुद्ध जी की एक लाइन देखने को मिलती है जो कहती है कि जो हमारे फॉरेस्ट है ना, जो हमारे पेड़ हैं, वो इतने उदारवादी होते हैं, इतना उनमें प्यार होता है कि वो हर इंसान को छाया देते हैं। भले ही वो एक लकड़हारा हो जो उस पेड़ को काटने ही क्यों ना जा रहा हो, फिर भी वो उन्हें छाया देते हैं। तो ऐसे जीवों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है।